viewers, today we have again a practice paper for all of you. This practice paper consists of two parts. The first part is from narration and the second part is from voice change. For narration, I have covered and taken the sentences from assertive, interrogative and imperative, which you have already enjoyed. Need not to say that voice is also known to you. Some of the questions are from narration and some of the questions are from voice change. The questions are visible before all of you. You can use your pen and copy and try to do answer with me. If your answer is correct and tallied with me, naturally it's a matter of happiness. And if you commit any sort of mistakes, don't worry about that. You just improve your mistake, you reform your mistake. Whatever the sentence you learn, if you have developed the understanding of learning a single sentence pattern, you try to frame new sentences, at least 10 or 20, so that you may get yourself mastery over that. This is the simple process of learning. When you learn a single sentence, you must do the practice, write them as much as you can so that you may understand them well. As you know very well, that drop after drop make the ocean. In the same way, drop after drop, you can develop yourself whatever you are learning. Learning is easy when you have interest. If you develop the interest towards the learning of English language, nobody can check you. Nobody can stop you. But you have no interest to develop yourself, nobody can teach you. So it's quite essential to listen, to see carefully, and whatever you have learned, you can do all these questions in a very easy manner. Therefore, without wasting the time, let us do the answer. 7 questions are visible before you. You will start doing that one. And tally your answer with me. Now the first question. सबसे पहले प्रश्न को देखें. नरेशन की दुनिया में आप जानते हैं यह 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में मात्र एक अंतर है. डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता. डायरेक्ट सेंटेंस में 2 भाग होती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. नियम के अनुसार सेंटेंस को पहचानते हुए, पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है. सेंटेंस को पहचानते हुए आपको ट्रीटमेंट देनी होती है. यदि सेंटेंस असर्टिव है तो वहां पर असर्टिव का ट्रीटमेंट देना होता. यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां पर इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देना होता है. और यदि सेंटेंस इंपरेटिव है तो वहां पर हम इंपरेटिव का ट्रीटमेंट देते हैं. और ये सारी बातें आप ऑलरेडी पूर्व के एजुकेशनल वीडियोस में सीख चुके हैं. यदि आपको याद होगा, यदि आपने उसे मस्तिष्क में रख लिया है, तो निसंदेह आपका लिखना और बोलना बहुत तेज गति से डेवलप करेगा. और यदि आपकी मस्तिष्क में नहीं है तो थोड़ी मुश्किल तो होगी. मुश्किल क्या होगी, आप कर नहीं पाएंगे. नरेशन में
तीन प्रकार की चेंजेज होती है। सबसे पहला हम टेंस को बदलते हैं, दूसरा पर्सन को बदलते हैं, और तीसरा हम एडवर्ब ऑफ टाइम्स को भी बदलने का काम करते हैं। ये सारी बातें, ये सारे टिप्स, ये सारा ज्ञान आप पूर्व की वीडियोज में प्राप्त कर चुके हैं। लेट अस डू द आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एज द एग्जाम्स आर क्वाइट क्लोज। आपको चाहिए यह पहचानना कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये पास्ट में है, ये तो पहचान में आ गया कि ये पास्ट में है। तो हम सब कुछ बदल देंगे रिपोर्टेड स्पीच का। और फिर ये ध्यान देना है कि सेंटेंस का स्वभाव कैसा है, सेंटेंस कैसा है। तो वर्क हार्ड से पता चल रहा, क्योंकि मेन वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को अर्थ को समझते हुए हम उसके साथ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एज द एग्जाम्स आर क्वाइट क्लोज। शिक्षक ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो क्योंकि आपकी एग्जाम्स बहुत नजदीक है। शिक्षक क्या कर रहे हैं? तो आमतौर पर शिक्षक अपने छात्रों को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। वो ऑर्डर नहीं करते, कमांड नहीं करते, वह सलाह देते हैं छात्रों। एक आशय मिल चुका है। लेट अस राइट द आंसर। द टीचर क्योंकि रिपोर्टिंग पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, हमें वैसा ही करना चाहिए। एडवाइज्ड मी। कनेक्टिव को हटाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। हम टू को डालेंगे, टू वर्क हार्ड एज द एग्जाम। अब ये आर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आर इज द ऑक्सिलरी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन वी विल चेंज इट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो आर को जब हम बदलेंगे तो वह हो जाएगा वाज या वेयर। तो वाज वेयर के साथ एज द एग्जाम, इसके साथ हम वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें लाना होगा एज द एग्जाम वाज क्वाइट क्लोज। The sentence is finalized. आपको याद होगा कि नरेशन लंबे सेंटेंस की जानकारी देता है, लिखने और बोलने की। अगर नरेशन का ज्ञान आपके पास है तो आप लंबे लंबे सेंटेंस को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इसका सिंपल सा सिद्धांत है। लंबे सेंटेंस का तात्पर्य है एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब। वहां पर एक संक्षिप्त सा नियम आपको मस्तिष्क में रखना होता है। और नियम क्या कहता है कि यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो दूसरा हिस्सा तीनों में से किसी टेंस में हो सकता है। लेकिन यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। This one is quite important rule a student must keep inside his brain to write the sentence grammatically correct. दूसरे सेंटेंस को पहचाने, क्योंकि पहचानना इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं पहचानेंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। दूसरे सेंटेंस को देखें। करीम said, I have really acted foolishly in what I did. यह सेंटेंस साफ साफ दिखाई पड़ रहा है रिपोर्टेड स्पीच का कि यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो हम ट्रीटमेंट असर्टिव का देंगे। आंसर हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, सब कुछ बदल जाएगा। इसका आंसर जब करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी करीम सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट आई फर्स्ट पर्सन है,
इसको चेंज करेंगे, आपको चेंज करना आ चुका होगा, मस्तिष्क में बातें सेट भी होगी। हम आई को चेंज कर रहे हैं तो वो केस की नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव को लिख लेने मात्र से पर्सन को चेंज करना आसान हो जाता है, और आपको यह याद होना चाहिए। तो हमने आई को चेंज करना है, मैं आई माई मी लिख लिया। करीम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो करीम यहां पर आपका सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही, हिज, हिम। हम इसको भी सामने सामने लिख लेते हैं, ही, हिज, हिम। अब आई को बदलना है तो आई के सामने कौन सा शब्द आ रहा है? आ रहा है हमारा ही, तो हम यहां पर ही लिखते हैं। आगे में टेंस को देखें, हैव से पता चल रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, यहां पर हैड आ जाएगा। आपको टेंस याद होगा अच्छी तरह से। ही हैड, आगे में कोई चेंज करने वाला वर्ड होगा टीपीटी से तो बदलेंगे, वरना हम आगे की ओर भागते जाएंगे। रियली एक्टेड फुलिशली इन व्हाट, फिर आगे आपका आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई के सामने ही आया, ही। अब ये डिड से पता चल रहा है कि पास्ट इन डेफिनिट में है। व्हाट आई डिड, पास्ट इन डेफिनिट, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो व्हाट ही हैड डन। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़ी सी बातों को यदि आप मस्तिष्क में रखते हैं तो आपकी अंग्रेजी बिल्कुल स्मूथ, फॉरवर्ड, तेज गति से आगे बढ़ेगी। नियमों को थोड़ी सी मस्तिष्क में रखना है। अगले सेंटेंस को देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग टुमारो। सेंटेंस को पहचाने, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस साफ साफ दिखला रहा है कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। और आपको यह बात की जानकारी मैं दे चुका हूं कि लेट शुड का इक्विवेलेंट है। आप यह भी जानते हैं कि लेट के बाद जो प्रोनाउंस आते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। और यह भी आपको जानकारी में है कि लेट के द्वारा हम किसी को प्रोपोज करते हैं, सपोजिशन का काम करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट का काम करते हैं। अब हम लोग इतनी जानकारी के बाद ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नाउ डू द आंसर। आई सेड टू माई फ्रेंड, सिंपल पास्ट में है, आई प्रोपोज्ड माई फ्रेंड। लेट वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब ये लेट को पहले ना देखें, आप देखें अस को, और ये अस लेट के डर से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वरना ये वी है। बात को समझेंगे, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो लेट के डर से ये अस है, वरना ये वी है, नॉमिनेटिव केस है। अब ये वी हमारा फर्स्ट पर्सन, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर आई है, ये हमारा वी प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको चेंज करेंगे तो आई, माई, मी। ये अस है, आपको इसको जब आप लिखेंगे तो वी, आवर, अस। अब जरा देखें, आई का प्लूरल वी होता है, तो यहां भी तो वी ही मानना पड़ेगा, तो वी के सामने वी ही आया, तो हमें लिख देना चाहिए दैट वी। ये वी कैसे बना आप समझ रहे होंगे। लेट को जानते हैं कि हम इसको बदल देते हैं शुड में, तो हमें लिखना चाहिए वी शुड गो फॉर ए वॉक in the morning the next day, and your answer is quite clear। मैं फिर से एक बात को बतलाना चाहूंगा कि ये अस जो है हमारा प्लूरल फॉर्म है, ये बदलेगा आई के अनुसार, तो ये सिंगुलर फॉर्म है आई, तो आई का भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो जब हम वी
आई के जगह पर वी आवर अस लिखेंगे तो दोनों तो बिल्कुल सामने सामने, वी के सामने वी ही आएगा, आवर के सामने आवर ही आएगा, तो उसी मुताबिक चेंज करेंगे। और आपको जानकारी है कि प्रोनाउंस सिंगुलर के साथ सिंगुलर मैच करता है, प्लूरल के साथ प्लूरल मैच करता है। यदि आपका आंसर इस तरह से है तो निसंदेह आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगले सेंटेंस को देखें। तो ओल्ड मैन विल से, यहीं पर गौर कर दीजिए, आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में या प्रेजेंट में होता है तो हम सब कुछ बदलते हैं, टेंस को नहीं बदलते हैं। तो ये फ्यूचर में है आपका। नो वन नोज व्हेन आई विल डाई, और यह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो ट्रीटमेंट असर्टिव का देंगे। आंसर को किया जाए, द ओल्ड मैन विल से, असर्टिव है तो असर्टिव में कनेक्टिव के जगह पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट। नो वन को ज्यों का त्यों कर दे, नो वन। अब ध्यान दीजिएगा, नो वन नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होता है या प्रेजेंट में होता है तो हम सब कुछ बदलते हैं, टेंस को नहीं बदलते हैं। तो हमें लिखना चाहिए नो वन नोज व्हेन आई आपका फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन के अनुसार बदलेगा, तो आप नोट कर ले, आई माई मी, ओल्ड मैन का प्रोनाउन हो जाएगा ही, हिज, हिम, तो ये आई के सामने कौन सा प्रोनाउन आया? ही आया, तो हमें लिखना चाहिए ही। आगे में टेंस आ रहा है विल, फ्यूचर इंडेफिनिट है, हम इसका वुड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो हमें लिखना चाहिए ही विल डाई। यदि आपका आंसर मेरे साथ टैली कर रहा है तो निसंदेह आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगले सेंटेंस को देखें। मैं थोड़ा इसे स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप आगे भी काम को करते जाएं। अगले को देखें। द एंग्री फादर सेड टू हिज सन, द एंग्री फादर सेड टू हिज सन, डिड आई नॉट वार्न यू टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू द ग्राउंड। अब इस सेंटेंस को देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि डिड से शुरू हुआ है, यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देंगे। इंट्रोगेटिव को आपने सीख रखा है। द एंग्री फादर सेड टू हिज सन, रिपोर्टिंग वर्ब साफ साफ बतला रहा कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, हम सब कुछ बदल देंगे नियम के अनुसार। आंसर को करें, द एंग्री फादर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटाकर हम आस्क का प्रयोग करते हैं, तो यहां हो जाएगा द एंग्री फादर आस्क्ड हिज सन। कनेक्टिव को हटाने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, WH से शुरू होने वाले शब्दों को छोड़कर। आपको जानकारी में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का हम लोग के पास 4 तरीका है, और 4 तरीका में WH से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम कोई भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, और बाकी सभी के साथ हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कनेक्टिव को हटाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए इफ। इस डिड से पता चल रहा कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, और आपको मैं जानकारी दे चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने पर हम उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और डू डज डिड यदि प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हटा देते हैं। तो आगे देखें, आई आ गया, आई को चेंज करेंगे एंग्री फादर के मुताबिक, तो यहां पर ही आ जाएगा। एक बार लिख करके मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, आई को चेंज करना है, आई माई मी को रखें, एंग्री फादर का प्रोनाउन लेंगे तो यह हो जाएगा हे हिज हिम। आई के सामने जो प्रोनाउन आया वह आपका करेक्ट वर्ड हुआ इनडायरेक्ट स्पीच के लिए।
इसलिए मैंने यहां पर ही को लाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हमें लिखना चाहिए ही हैड। हैड के बाद हमें जानकारी है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो हमें लिखना चाहिए ही हैड वार्नड। अब ये यू सेकेंड पर्सन आ गए, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसे भी लिख लीजिए, साफ साफ दिखाई पड़ेगा, यू, योर, यू सन के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर लिखेंगे ही, हिज, हिम। अब ये यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इस ऑब्जेक्टिव केस के सामने क्या पड़ा, इस ऑब्जेक्टिव केस के सामने आया हिम, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए ही हैड वार्नड हिम टू फिनिश योर सेकेंड पर्सन। इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के सामने क्या पाया, हिज, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे हिज होमवर्क बिफोर यू गो टू द ग्राउंड। यू गो टू द ग्राउंड, यू आपका पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यू के सामने क्या आया, ही, तो ही को हम सामने लिखेंगे गो टू द ग्राउंड, यू गो टू द ग्राउंड। यह टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर ही, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वेंट टू द ग्राउंड। नाउ द आंसर इज करेक्ट। जो भी चीजों को आप सीख रहे हैं या मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश करें कि उसे मस्तिष्क में इस तरह से रख लिया जाए कि आप खुद अनेकों सेंटेंस की रचना अपनी सोच के अनुसार, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अनुसार आप कर सकें, आपको सफलता प्राप्त हो। और ऐसा तभी संभव है जब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप मस्तिष्क में रख लें। इंग्लिश लर्निंग इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इट्स क्वाइट इजी। अगले सेंटेंस को देखें, ही सेज। इस वाक्य में सेज को देखकर पता चल रहा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस नहीं बदलेंगे। आंसर करते हैं, ही सेज को हम ही सेज ही लिखें। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं दैट को। आई आपका फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, आप लिख करके देख लें। ऐसा मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी एक आदत हो जाए, और जब आपके पास एक अच्छी आदत होगी तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। अब आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां लिखेंगे ही, हिज, हिम। ही सेज दैट, आई के सामने ही आया, ही, क्योंकि टेंस नहीं बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो ही के साथ हम इस्तेमाल करते हैं he will settle the deal without any hassle. I hope your answer is correct because the sentences are quite simple. I have already given you 3 kinds of sentences concerned with narration. You come to know all the tips, all the basic things to change the sentence of assertive, interrogative, and imperative. In future, you will also learn the sentences of optative and exclamatory respectively. We are doing the practice of the learned sentence. Now see the next question. The peon said to the manager, "Please raise my salary." अब इस वाक्य से, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आप साफ साफ देख रहे हैं कि यह सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव नहीं, इंपरेटिव है, तो हम इंपरेटिव का ट्रीटमेंट देंगे। प्लीज से साफ साफ पता चल रहा कि प्यून जो है अपने मैनेजर से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा, तो हमें लिखना चाहिए द प्यून पास्ट में है, तो हमें रिक्वेस्टेड करेंगे, requested the manager
क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, हम टू को लाएंगे कनेक्टिव में। क्योंकि रिक्वेस्ट कर दिया तो प्लीज का प्रयोग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में, उसे हटा देंगे और आगे अगर कोई चेंज आएगा चेंज करेंगे टू रेज माई सैलरी, माई फर्स्ट पर्सन, चेंज करें इसे माई फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका प्यून है, प्यून का हम प्रोनाउन लेंगे तो वह हो जाएगा ही, हिज, हिम। अब जरा देखें माई के सामने क्या पड़ा, तो माई के सामने हिज आया तो हमें लिखना चाहिए हिज सैलरी। The peon requested the manager to raise his salary. This one is the indirect form for which we both are doing labor. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा इसे मैं स्क्रॉल अप कर देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई समस्या ना आए। नरेशन से 4 सेंटेंसेस और हैं, फिर हम लोग पैसिव की दुनिया में कदम रखेंगे जिसे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। I said to him, don't miss the opportunity. I said to him, don't miss the opportunity. सेंटेंस को पहचाने। इस सेंटेंस को देखने से साफ साफ पता चल रहा रिपोर्टेड स्पीच को कि यह सेंटेंस इंपरेटिव है और डू नॉट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मना किया जा रहा है। और मना करने के लिए हमारे पास एक शब्द है फॉरबिड, जिसका सेकंड फॉर्म फॉरबेड और थर्ड फॉर्म फॉरबीडन होता है। आई सेड टू हिम, यानी आई जो है वह हिम को मना किया, क्योंकि पास्ट में है सेड हमारा, तो हमें पास्ट में इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉरबिड का फॉर्म, और हमें लिखना चाहिए आई फॉरबिड हिम। जब आप फॉरबिड का प्रयोग करें तो ध्यान रखेंगे डू नॉट पूरा हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच से, और यदि आप एडवाइज का प्रयोग कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में डू हट जाएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं प्रयास करता हूं आपको दोनों सेंटेंस को सामने दिखलाने का। आई फॉरबिड हिम टू मिस द अपॉर्चुनिटी। जब आप फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में डू नॉट पूरा हट जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इस वाक्य को आप ऐसा भी लिख सकते हैं आई एडवाइज्ड हिम। अब जब आप एडवाइस के सहारे आगे चलेंगे तो ऐसी स्थिति में डू हट जाएगा, नॉट को सामने लाएंगे और नॉट टू के पहले आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, टू के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टू के पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमें लिखना चाहिए आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। ये दोनों सेंटेंस अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है। आप जिसका प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप दोनों को मस्तिष्क में रख लें और दोनों का प्रयोग अपने जीवन में करें, बोलने में भी और लिखने में भी। अगले सेंटेंस को देखें। द washerman said to me, check the pockets of your trousers before giving it to me. सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच चेक से शुरू है, मेन वर्ब से शुरू है, तो जाहिर सी बात है यह सेंटेंस इंपरेटिव है। हम इंपरेटिव का ट्रीटमेंट देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को देख रहे हैं तो यह हमको बतला रहा कि पास्ट में है, सब कुछ बदलेगा नियम के अनुसार। आंसर क्या हो जाएंगी? द वॉशरमैन सेड टू मी, वॉशरमैन मुझे क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है कि कपड़े को मुझे देने से पहले, ट्राउजर्स को मुझे देने से पहले पॉकेट को चेक कर लीजिए, एडवाइस कर रहा। आंसर क्लियर हो जाएगा। लेट अस डू द आंसर। द वॉशरमैन एडवाइज्ड मी to check the pockets of your trouser, of your,
योर आ गया, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, इसे लिख करके देख लीजिए, यू, योर, यू, आई, माई, मी। बदलना है हमें योर को, तो योर के सामने कौन सा वर्ड आया, योर के सामने आया माई, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए माई ट्राउजर्स बिफोर गिविंग इट टू मी। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है नियम के अनुसार सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, तो मी को भी लिख लिया जाए, आई, माई, मी। सब्जेक्ट आपका है वाशरमैन, तो इसका प्रोनाउन लेंगे ही, हिज, हिम। अब मी के सामने क्या पड़ा, तो मी के सामने हिम पड़ा, बिफोर गिविंग इट टू हिम। योर आंसर इज कंप्लीट। इट्स सो इजी। अगले सेंटेंस को देखें। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू यू हैव एनी अदर कॉम्प्लिकेशन। सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच देखने से पता चल रहा कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को देखकर पता चल रहा यह आपका पास्ट में है। और जब पास्ट में सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच का, तो हम इनडायरेक्ट में सब कुछ बदल देते हैं, टेंस को भी, पर्सन को भी और टाइम को भी। तो हमें आंसर को किया जाना चाहिए। अब द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। दूसरे सेंटेंस शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस, इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो कनेक्टिव को डू, डज, डिड को हटा दिया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, तो हम डू को हटाएंगे और यू को देखेंगे पहले। लेकिन देखने से पहले आप कनेक्टिव को डाल दें, या तो इफ का प्रयोग करें या वेदर का। इफ यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका पेशेंट, तो आप देख लें इसको लिखकर, यू, योर, यू, पेशेंट का प्रोनाउन हो जाएगा हे, हिज, हिम। यह यू क्योंकि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाले के सामने क्या पड़ा, सब्जेक्ट के सामने पड़ा ही, तो हमें लिखना चाहिए ही हैव प्रेजेंट परफेक्ट। डू यू हैव एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, नहीं, यहां पर आपका मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको बदल देंगे हम किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। इफ ही हैड, हैव का जब पास्ट फॉर्म करेंगे तो हैव, हैड, हैड। हैव आपका सहायक क्रिया उस वक्त हो जाता है जब उसके आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन हैव और हैड के आगे अगर वर्ब ना आकर नाउन आ जाए तो वह फिर आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की तरफ प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपने इसे वर्ब नामक चैप्टर में डिटेल सीखा होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, इफ ही हैड एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन एंड फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम करते हैं तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। आज के प्रैक्टिस सेशन का ये अंतिम नरेशन का सेंटेंस, लेट अस सी। द रेन गॉड सेड टू द वुड कटर, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में, डू नॉट कट ट्रीज इफ यू वांट पीपल टू सर्वाइव। अब डू नॉट से शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है यह सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, हम इसे इंपरेटिव का ट्रीटमेंट देंगे। रेन गॉड जो वर्षा के देवता हैं, वर्षा के जो भगवान हैं, वो वुड कटर को मना कर रहे हैं, तो आंसर को लिखा जाए, हमें लिखना चाहिए द रेन गॉड, सेड को हटाकर, सेड पास्ट है तो फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडेन, हम इसको कर दें द रेन गॉड फॉरबेड द वुड कटर। फॉरबेड कर दिए तो डू नॉट पूरा हट जाएगा। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है वुड कटर टू, इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव को लगाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, टू कट ट्रीज
इफ, अब ये यू आ गया सेकेंड पर्सन, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है वुड कटर, इसे लिख करके देख लें, लिखने से आपको सहूलियत भी होगी और मिस्टेक भी नहीं होगी। सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे वुड कटर से, वुड कटर का प्रोनाउन हो जाएगा ही, हिज, हिम। अब ये यू हमारा सब्जेक्ट की तरह है, तो सब्जेक्ट के सामने क्या आया, सब्जेक्ट के सामने हमारा सब्जेक्टिव केस ही आया, तो हम यहां इस्तेमाल करेंगे इफ ही वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखला रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इफ ही वांटेड पीपल टू survive. The rain god forbade the woodcutter to cut trees if he wanted people to survive. This is the correct form. हम लोगों ने आज की प्रैक्टिस में 3 सेंटेंसेस को नरेशन की दुनिया का देखा, असर्टिव भी, इंट्रोगेटिव भी और इंपरेटिव भी। इसी पेपर प्रैक्टिस में मैं आपको पूर्व में सीखी हुई कुछ वॉइस चेंज के सवाल को लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि वॉइस चेंज की जानकारी, वॉइस चेंज का ज्ञान आपको एक कला डेवलप करता है। आप एक ही तरह के सेंटेंस को 2 अलग अलग तरीके से लिखना और बोलना सीखते हैं, जिसे हम एक्टिव और पैसिव के नाम से जानते हैं। एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस के बीच में अर्थ के दृष्टिकोण से कोई भी अंतर नहीं होता है। अंतर इस बात का होता है कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। These all the things already discussed with you all. Now we have some questions to change the sentence from active to passive. You have to be careful regarding recognition of the sentence. If the sentence is assertive, you have to give the treatment of assertive. If the sentence is interrogative or imperative, you have to give the treatment accordingly. And these all the questions you have already learned. जहां तक जो सेंटेंसेस आपके बोर्ड पर है, अगर सेंटेंस को आप पहचान लेते हैं तो आपके लिए पैसिव करना आसान हो। और वैसे भी अंग्रेजी की दुनिया में डिफिकल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती है, यदि सीखने वाले को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो। और पहचानना हमें किसे है, तो पहचानना सिर्फ 8 प्रकार के शब्दों से है, जिनके बल पर हम 5 प्रकार की सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और एक सेंटेंस के अंदर में होता क्या है, तो एक सेंटेंस के अंदर में कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। आपकी यह जानकारी मिल चुकी है कि अंग्रेजी की दुनिया में ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आपके पास पहचानने की शक्ति है सब्जेक्ट को, वर्ब को, दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, तो सेंटेंस मेकिंग से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप यदि सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी भाषा के 8 प्रकार के शब्दों को पहचानने की शक्ति है आपके पास, तो आपका सेंटेंस निर्माण करने से कौन रोक सकता है? इट्स क्वाइट इजी। छात्रों से मेरा यह कहना होगा कि 7 सेंटेंस एक्टिव का विजिबल है। आप आंसर अपनी गति में करें और मेरे साथ टैली करते हुए चले। मैं विश्लेषण भी करता जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, और आप चाहे तो साथ साथ मेरे साथ अपने उत्तर को करेक्शन भी करते जाएं यदि कोई गलती आपसे होती है। Let us see. Teach him how to behave with others. Teach him how to behave with others. यह सेंटेंस इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको याद होगा, आपने सीखा था ऑर्डर को, एडवाइस को और रिक्वेस्ट को। टीच हिम हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। यहां ऑर्डर नहीं है, एडवाइस है। और एडवाइस वाले सेंटेंस में आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, O should be 3।
यानी ऑब्जेक्ट को पहचानिए, उसके बाद शुड बी लाइए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कीजिए, और बाकी जो सेंटेंस में बचे हुए हिस्से हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? सेंटेंस हो जाएगी ही, ये आपका ऑब्जेक्ट था हिम, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया। ऐसे ही आया, आपको क्लियर हो रहा होगा। ही शुड डाउट हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। कैपेसिटी कंप्लीट। डू नॉट टेल लाइज फॉर योर बेनिफिट। डू नॉट टेल लाइज फॉर योर बेनिफिट। अपने लाभ के लिए झूठ मत बोलो या मत बोलिए, मना किया जा रहा है, एडवाइस है। हम यहां पर देख रहे हैं कि टेल लाइज, लाइज आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको शुड के साथ चलेंगे, क्योंकि सेंटेंस में डू नॉट है तो हम डू को हटा देंगे, नॉट को रखेंगे और शुड के साथ नॉट को ला देंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लाइज should not be told for your benefit. The answer is quite clear. Who told you about this deal? सेंटेंस को पहचाने, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देंगे। आपको मैं सिखाया था ये कहते हुए कि हु को आप बदल दें बाय हुम में, WH के क्वेश्चंस को करने के क्रम में। उसके बाद जगह छोड़े और जगह छोड़ करके आप ऑब्जेक्ट को लिखें, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका यू है। अब इस यू के अनुसार यहां पर कौन सी सहायक क्रिया होगी, तो आप टेंस को पहचान रहे होंगे। टेंस का पहचान होना बहुत जरूरी है। टेंस हमारा बेसिक है, फंडामेंटल है, इसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। टेंस और मॉडल्स को मस्तिष्क में रखना बहुत जरूरी है। जो छात्र ऐसा सोचते हैं कि बिना टेंस को जाने, बिना मॉडल्स को पहचाने हम सब कुछ सीख जाएंगे, तो उनके अंदर जीवन भर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। वो डर डर कर लिखेंगे, वो डर डर कर बोलेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपके पास बोल्डनेस आ जाए, और यह बोल्डनेस तब संभव है जब आप टेंस को और मॉडल्स को मस्तिष्क में बसा लिए। तो ये जगह को छोड़े, जगह को भर दें। टेंस आप दिखाई पड़ रहा है टोल्ड से, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का कोई एक्टिव सेंटेंस होता है तो पैसिव में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ वाज तो होगा नहीं, हम यहां लाएंगे वेयर। बाय हुम वेयर यू। अब बाकी आसान है, आप कर सकते हैं। बाय हुम वेयर यू टोल्ड अबाउट दिस डील, एंड लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगले सेंटेंस को देखें। एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड टू द नीडी। जरूरतमंदों के बीच अपने हेल्पिंग हैंड को बढ़ाइए या बढ़ाओ। जाहिर सी बात है, एडवाइस दिख रहा, हम एडवाइस का ट्रीटमेंट देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है, और जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप ऑब्जेक्ट को पहचाने, एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड। एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड, ये पूरा योर हेल्पिंग हैंड आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब करेंगे, लेट अस सी योर, लेट मी स्क्रॉल, yes, your helping hand should be, extend का थर्ड फॉर्म extended to the needy. needy means जरूरतमंद। कैपेसिटी सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचान कर उसको उसी मुताबिक ट्रीटमेंट दे देनी है। अगले को देख। शुड वी रियली एक्सेप्ट हिज रिसिग्नेशन।
सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का हम ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका है हिज रिसिग्नेशन। मॉडल से शुरू हुआ है, तो मैंने आपको सिखलाया था कि मॉडल जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा उसमें रनिंग हैंड से लिखेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट को पहचानने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। और करेंगे हम शुड को ज्यों का त्यों लिखें। शुड हिज रिसिग्नेशन, पैसिव में मॉडल्स के साथ हम बी कर देते हैं। शुड हिज रिसिग्नेशन बी रियली एक्सेप्टेड बाय अस, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्वाइट इजी। अगले सेंटेंस को देखें। कीप योर माउथ शट इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन। कीप योर माउथ शट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट आपका है योर माउथ। सेंटेंस कैसा है? तो सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है, इंपरेटिव है। अर्थ क्या दे रहा है? ऑर्डर का या एडवाइस का या रिक्वेस्ट का? तो अर्थ मिलता है सर एडवाइस है इस वाक्य में। कीप योर माउथ शट इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के नाम पर अपनी जुबान को बंद रखो या बंद रखिए। एडवाइस, एडवाइस में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आपने पहचान लिया, योर माउथ। इट मीन्स यू शुड राइट योर माउथ शुड बी शट। अब जो बाकी है उसको नोट कर दें। शट इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन। द आंसर इज रेडी। पैसिव इज रेडी। और आप जब को जानकारी है कि एक्टिव और पैसिव के सेंस में कोई अंतर नहीं होता। यह एक प्रकार का आर्ट है, एक प्रकार का कला है, जिसके द्वारा सीखने के बाद अपनी भावनाओं को दो अलग अलग तरीके से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगले को देखिए। Who invented the telephone? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और आप जानते हैं जब इसका पैसिव करेंगे तो हु बदल जाता है बाय हुम में। बाय हुम लिखने के बाद हम जगह को छोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका है द टेलीफोन। हमें यहां लिखना चाहिए द टेलीफोन, और टेलीफोन के मुताबिक हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो एक्टिव सेंटेंस जब पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो पैसिव करने में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो टेलीफोन के मुताबिक वेयर नहीं होगा, हम इस्तेमाल करेंगे वाज को। बाय हुम वाज द टेलीफोन। अब जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उससे नोट करें इन्वेंटेड, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूलें। पैसिव इज रेडी। अगले सेंटेंस को देखें। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं। 4 और सेंटेंस है। लेट अस डू द प्रैक्टिस वर्क एंड टैली योर आंसर विथ मी। हैज द अर्थक्वेक अफेक्टेड द पीपुल इन जॉर्डन? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हैज से शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि जो सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होती है उसमें मैं आपको सलाह दिया था सबसे पहले जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखने का। आप ऑब्जेक्ट को पहचाने। ऑब्जेक्ट आपका है द पीपल। हम सबसे पहले जगह को छोड़ेंगे और द पीपल को लिखेंगे। ये जगह छोड़ने की बात इसलिए मैंने बतलाई थी कि आपका आदत डेवलप करें। अच्छी आदतों को डेवलप करने से निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और यदि आपने अपनी व्यक्तित्व में बुरी आदतों को डेवलप कर लिया है तो निसंदेह असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए अच्छी आदतों को डेवलप करें ताकि गलतियां ना हो और आपका डेवलपमेंट में कोई बाधा ना आए। तो सबसे पहले जगह को छोड़ेंगे। अब इस जगह को छोड़ने के बाद द पीपल के मुताबिक सहायक क्रिया को डाल दीजिए। सेंटेंस को पहचानने का काम उसके हम नाक से करते हैं, ऑक्सिलरी से करते हैं। हैज को देखकर लगता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है
और जब एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है तो पैसिव में हम हैज बिन और हैव बिन का प्रयोग करते हैं। द पीपुल आपका प्लूरल है तो हैज बिन नहीं होगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हैव बिन को और उसे जगह देंगे कुछ इस प्रकार से, हैव द पीपुल के पहले और बिन बाद में। यही इंपॉर्टेंट है, इसी जगह पर आमतौर पर छात्र गलतियां करते हैं। अब इसके बाद बिल्कुल आसान हो गया। हैव द पीपल बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म अफेक्टेड इन जॉर्डन बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप और नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आई होप योर आंसर विल बी राइट विथ मी। अगले सेंटेंस को देखिए, ऑनर द वॉरियर। ऑनर द वॉरियर, सैनिकों को सम्मान दीजिए या सम्मान दो। सेंटेंस शुरू हुआ है आपका मेन वर्ब से, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, इंपरेटिव का ट्रीटमेंट देंगे। क्या इसमें ऑर्डर है? नहीं। एडवाइस है? यस, एडवाइस है। तो एडवाइस वाले में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस हो जाएगी द वॉरियर शुड बी ऑनर्ड। योर पैसिव इज रेडी। अगले सेंटेंस को देखें, दे रिजेक्टेड मी विदाउट एनी रीजन। क्योंकि सेंटेंस शुरू हुआ है सब्जेक्ट से तो यह हमारा असर्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट को पहचाने, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। रिजेक्टेड आपका वर्ब है, ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है। टेंस को पहचान ले, रिजेक्टेड से साफ साफ पता चल रहा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का कोई सेंटेंस होता है तो पैसिव में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अब तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। मी को बना देंगे सब्जेक्ट आई, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो वाज का प्रयोग करेंगे आई के साथ, आई वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे, आई वॉज रिजेक्टेड विदाउट एनी रीजन को डाल देंगे जो अदर वर्ड्स है, विदाउट एनी रीजन बाय देम। आप देम का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि देव को इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। और आपको जानकारी में मैं दे चुका हूं कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम उसका पैसिव में ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं बनाते हैं। अगले सेंटेंस को देखें, आई शैल नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। आई शैल नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। सेंटेंस शुरू हुआ है सब्जेक्ट से, यानी असर्टिव सेंटेंस है तो हमें चुन लेना है पहले ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब आपका फॉरगेट है, पहचान रहे होंगे। योर ऑब्लिगेशन आपका ऑब्जेक्ट है। असर्टिव है तो असर्टिव का ट्रीटमेंट देंगे। सेल को देखकर लग रहा कि टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है और जब फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस होता है तो हम पैसिव में शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। इतनी जानकारी आपके पास मस्तिष्क में मौजूद है तो पैसिव करना आसान है। अब हम इसको लिखेंगे, योर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी शैल बी। तो योर ऑब्लिगेशन के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे विल बी। बेहतर होगा नेवर को भी साथ साथ ले आए क्योंकि नेवर आपका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। विल नेवर भी लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा। विल नेवर बी फॉरगॉटन by me. It means your obligation will never be forgotten by me. The passive form is ready. The difference is only one. In active sentence, subject is important, and in passive sentence, object is important. As the question is concerned with its meaning, meaning remains quite the same. Now the last question for the practice session. Let him announce the result. Let him announce the result. इस वाक्य में थोड़ा सा सेंस ऑर्डर का है।
और ऑर्डर वाले सेंटेंस को आपको मैं याद कराया था यह कहते हुए कि एक फॉर्मूला है, याद कर ले, लेटो बी थ्री, यानी पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाकी सभी शब्द। जितने भी सेंटेंस ऑर्डर से होते हैं उसको आप इस फॉर्मूले पर बेस करेंगे तो जीवन में कभी गलतियां नहीं होगी। तो हमें यहां इस्तेमाल करना चाहिए लेट। ऑब्जेक्ट आपका है यहां पर रिजल्ट, ही तो यहां पर आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेट के कारण ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, पढ़ना यहां पर ही है। हमें लिखना चाहिए लेट द रिजल्ट्स be announced by him. The answer is complete. Let the results be announced by him. The passive form is complete. Today, in this practice session, I have just simply displayed before all of you the techniques of narration and the techniques of making the sentence, changing the sentence from active to passive. Each and every sentence is helpful. Each and every sentence is conducive to develop your mental power to frame new kinds of sentences. It totally depends upon your interest. If you have interest to learn and develop yourself, to decorate your personality, nobody can check it. So mind it, these are very helpful for the development of your personality, and try to do practice as much as you can. Now it's enough for the today's session. Now I'm going to conclude that saying all of you, thank you very much.